नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। ऐसे में कल तीसरे चरण के लिए मतदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि कल 93 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। 7 मई को 93 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर किया जाएगा मतदान। विदिशा, राजगढ़, गुना, मुरैना, सागर, ग्वालियर, भिंड, भोपाल और बैतूल सीट शामिल है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर सभी लोगों की नजर है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर कल मतदान किए जाएंगे। मैनपुरी से डिंपल यादव और जयवीर सिंह के बीच कांटेदार टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। 7 मई को 93 सीटों पर वोटिंग। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर किया जाएगा मतदान। विदिशा, राजगढ़, गुना, मुरैना, सागर, भिंड, ग्वालियर, भोपाल और बैतूल सीट शामिल है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर सभी की नजर है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 17 सालों के बाद विदिशा सीट से चुनाव लड़े हैं, जिसका वे पूर्व में कई बार लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शिवराज का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा से है। राजगढ़ सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मुकाबला 2 बार के भाजपा सांसद रोडमल नागर से है। वहीं गुना सीट पर यादव समुदाय के वोट चुनावी पलड़ा झुक सकते हैं। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव से है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। बारामती सीट भी इनमें शामिल है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला सुनेत्रा पवार से है। महाराष्ट्र के प्रमुख उम्मीदवारों में कोल्हापुर सीट से कांग्रेस के साहू छत्रपति, सतारा सीट से भाजपा के उदयनराजे भोसले और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शामिल हैं। सात मई को 93 सीटों पर मतदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होंगे। विदिशा, राजगढ़, गुना, मुरैना, सागर, ग्वालियर, भिंड, भोपाल और बैतूल सीट शामिल है। आपको बता दें कि कल 93 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 9 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 9 सीटों पर कल मतदान किए जाएंगे। सागर, ग्वालियर, भिंड, भोपाल और बैतूल सीट में शामिल है। राजगढ़ सीट पर कल सभी की नजर बनी रहेगी, क्योंकि राजगढ़ से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि 7 मई को 93 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर होगा मतदान। विदिशा, राजगढ़, भिंड, मुरैना, सागर, ग्वालियर, भोपाल और बैतूल सीट शामिल हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट और उत्तर प्रदेश की
मैनपुरी सीट पर सभी की खास नजर बनी है। आपको बता दें कि मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं, जबकि राजकोट सीट से दिग्विजय सिंह। आपको बता दें कि एमपी की 9 सीटों पर कल मतदान किए जाएंगे। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए गुना से संवाददाता दीपक ओझा, भोपाल से संवाददाता अजय आहूजा, दिव्यानंद अरगल ब्यूरो चीफ ग्वालियर से, महबूब शेख ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि गुजरात में कल 9 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। दिव्यानंद जी का लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो कल तीसरे चरण के मतदान किए जाएंगे। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है ग्वालियर में? सभा 2024 का चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो कल शाम को थम गया था। अलग अलग पार्टियों ने अपनी दमखम दिखाने की खूब कोशिश की थी। अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ था। भाजपा ने उन पर भरोसा जताया था। भाई अगर कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे प्रीण पाठक को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए लोकसभा का टिकट दिया और उन पर भरोसा जताया था। और वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कल्याण सिंह कंसाना, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी का दामन थामा था और उन्होंने बीएसपी ने उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ था। हालांकि अगर ग्वालियर की बात करें त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था और उसी त्रिकोणीय मुकाबला को देखते हुए चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तीनों ही पार्टियों ने अपना दम दिखाने की खूब कोशिश की थी और अपने वोटर्स को अपने अपने वादों के खरा उतरने की उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने कई सारे वादे किए जनता से कि हम अगर जनता भरोसा करती है हमारे ऊपर, उन वादों को हम पूरा करेंगे। उसी तरीके से कल की अगर बात करें 6 तारीख को, तो वहीं बीजेपी के द्वारा रैली निकाली गई, वहीं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा रैली के माध्यम से अपना दम दिखाने की कोशिश की गई थी। तो यही कारण है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सबकी 7 तारीख को जो मतदान होने वाला है उस पर सबकी किस्मत उस ईवीएम पेटी में कैद होने वाली है। देखना ये होगा कि इस बार जनता किसके ऊपर भरोसा जताती है, जनता किसको आशीर्वाद रूप में अपना सांसद दिल्ली पहुंचाती है। जी अजय आहूजा जी आपके पास आएंगे। अजय आहूजा जी, भोपाल में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है तीसरे चरण को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल में आलोक शर्मा के वहां की जो अगर स्पष्ट अगर अभी देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में राजधानी भोपाल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखा जाए पास में लगी हुई विदिशा लोकसभा सीट, जो कि खुद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर प्रत्याशी है, उनका भी पूरा दावा है कि 11 लाख वोटों से इस बार उनकी जीत होनी तय। खुद यहाँ पर मध्य प्रदेश में 15 साल से खुद मुख्यमंत्री बतौर वो खुद यहाँ पर रह चुके और इस बार उन्हीं को यहाँ पर चुना गया है मध्य प्रदेश के विदिशा से। जी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछले लगातार कई सालों से भोपाल के सांसदी का चुनाव लड़ रही थी। इस बार आलोक शर्मा को भोपाल से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। क्या कुछ सफलता मिल सकती है लोकसभा चुनाव में भाजपा को? आलोक शर्मा की अगर बात करते तो आलोक शर्मा का एक अपना वर्चस्व है, भोपाल के जानी मानी हस्ती और उनका कहीं ना कहीं पर दबदबा बना हुआ है। और अगर हम बात करते हैं सामने अरुण श्री। अजय आहूजा जी, आपको बता दें कि 7 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 7 मई को 93 सीटों पर मतदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। मध्य प्रदेश की हॉट सीट राजगढ़ सीट तीसरे चरण के चुनाव में शामिल है। सागर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर समेत 9 सीटों पर कल मतदान किए जाएंगे। वहीं संपर्क टूटने के कारण हमारी संवाददाता से बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा आहूजा जी, आप तक आवाज आ रही है? क्या कुछ भोपाल में नजारा देखने को मिल रहा है आलोक शर्मा को लेकर?
आलोक शर्मा को लेकर बिल्कुल स्थिति साफ है। आलोक शर्मा के लिए पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी में लगे हुए क्योंकि मंत्रिमंडल पूरा यहाँ पर बैठा है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर बना के बैठे हुए हैं पूरे जिले के जितने ही 9 जगह पर जहाँ पे चुनाव प्रचार अभी चल रहा है, और अधिकारी जो बैठे हैं सब पर खुद नजर बनाकर बैठे हुए, और पूरे आला मंत्री इस समय भोपाल और विदिशा की तरफ नजर बना के बैठे हुए। जी, जैसे आपने विदिशा का जिक्र किया है, तो शिवराज सिंह चौहान और भानु प्रताप शर्मा जो हैं उनकी कांटेदार टक्कर देखने को मिल रही। तो विदिशा में क्या कुछ कांग्रेस या बीजेपी को किस प्रकार से लाभ मिलेगा इस चुनाव को लेकर? देखिए बात स्पष्ट है। अगर विदिशा की बात करते हैं तो विदिशा की सीट आज से नहीं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। इससे पहले सुषमा स्वराज जो खुद यहाँ पर देश की मंत्री रह चुकी है, विदेश मंत्री रह चुकी है, वो वहां पर सांसद थी। इसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान को वहां पर दावेदारी दी है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं पर अगर विदिशा की बात करते हो तो विदिशा अभी से नहीं पिछले 20 से 25 सालों से ही भाजपा के पाले में है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर दिखाई दे रही है क्योंकि वहां पर खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावेदारी करके बैठे हैं। वही रुक कर लेते हैं दिव्यानंद जी का। दिव्यानंद जी, ग्वालियर में किस तरह की कांटेदार टक्कर देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं ग्वालियर में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा के ऊपर जो भाजपा ने भरोसा जताया है, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। ग्वालियर ग्रामीण से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ था, और वहीं भाजपा के समर्थन में कई दिग्गज नेताओं ने ग्वालियर में आगे कई सभा की है, कई सारी रैलियां उन्होंने की हैं। तो वही कारण है कि वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि फिर से भारत सिंह कुशवाहा को एक बार जीत दर्ज हो। और जिस तरीके से अगर प्रवीण पाठक की बात करें तो प्रवीण पाठक को विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट दिया गया था, क्योंकि उनको कांग्रेस जानती थी कि प्रवीण पाठक ही एक ऐसा चेहरा है जो कहीं ना कहीं ग्वालियर की जनता को उनके ऊपर भरोसा हो सकता है। तो वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस से खफा होकर उन्होंने बीएसपी का दामन थामा हुआ था, और बीएसपी का दामन थामने के बाद उन्होंने बीएसपी ने उनको उम्मीदवार घोषित किया हुआ था, तो तीनों ही पार्टियां अपने दम दिखाने में लगी हुई हैं। तो वहीं अगर प्रवीण पाठक की बात करें, कांग्रेस प्रत्याशी हैं ग्वालियर लोकसभा से, तो उन्होंने बोला है कि एक शिक्षित, उनका एक नारा है ग्वालियर में जो उन्होंने बार बार हर एक इलेक्शन के अंदर और हर एक चुनावी सभा में उन्होंने एक नारा दिया है कि इस बार ग्वालियर लोकसभा एक शिक्षित ईमानदार सांसद को चुनने जा रही है। तो एक शिक्षित को लेकर कई सारी टिप्पणियां भी उन्होंने प्रतिद्वंदी भारत सिंह कुशवाहा ने की थी उसी के ऊपर। और वहीं उन्होंने एक ये भी बोला था कि जिस तरीके से ग्वालियर लोकसभा के अंदर जो जनता जिस तरीके से परेशान है, असल मुद्दों से जो भटक रही है, ग्वालियर में युवा बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर जिस तरीके से चुनाव टिका हुआ है, तो उसी को लेकर ये जनता इस बार ईवीएम में उनकी किस्मत कैद करी है। तो जनता के हाथ में है, ये जनता ही तय करेगी कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें किसको अपना प्रतिनिधित्व देती है। वहीं ग्वालियर को ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। 2019 इलेक्शन की मैं बात करूं तो 2019 के इलेक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, तब उन्होंने गुना से चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें हार मिली थी। वहीं अभी ज्योतिरादित्य का जो सिंधिया है ग्वालियर, उसमें क्या कांग्रेस की जो जीत है वो तय हो सकती है? जी बिल्कुल, इस बार कांग्रेस ने पूरी तरह कमर कस ली है कि जिस तरीके से ग्वालियर को सिंधिया का गढ़ माना जाता है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र को। और अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो ग्वालियर चंबल लोकसभा जो सीट है उनमें भाजपा ने जीत दर्ज की थी। चाहे भिंड दतिया लोकसभा की बात करें तो संध्या राय ने जीत दर्ज की थी। वहीं अगर मुरैना की बात करें तो वहां भी जीत दर्ज की थी। ग्वालियर में भी जीत दर्ज की थी बीजेपी ने। तो वहीं इस बार कांग्रेस ने भी कमर कस लिया। इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने कहा है कि इस बार सिंधिया का किला हम ढहा कर रहेंगे, और सिंधिया का जो गढ़ है उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। जी वही अजय ओझा, आपके पास में आऊंगी, आपसे ही जानना चाहूंगी, भोपाल में लगातार आलोक शर्मा की ओर से प्रचार किए जा रहे हैं। कांग्रेस वही प्रचार करने में थोड़ा सा शांत माहौल देखने को मिला कांग्रेस का, तो क्या कुछ इसका भी असर देखने को मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर बात करते हैं अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव की, तो जो इसके पहले 4 माह पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई थी। कहीं ना कहीं उनका ये सोचना था कि हम जीत की तरफ है, और इस बार भी उनका यही सोचना है कि हम जीत की तरफ है। परंतु कहीं ना कहीं पर ये जो उनका धरातल पर कार्य न करना,
और पलायन जारी है। आज की तारीख में भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में इसका जी। अच्छा बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। भाई हमारे साथ दीपक ओझा जी जुड़ चुके हैं गुना से। दीपक ओझा जी, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है गुना में? चुनाव में इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी में ही कड़ी टक्कर मानी जा रही है। जी पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव हार चुके थे। जी केपी यादव ने उन्हें यहाँ से एक सवा लाख के करीब वोटों से हराया था। इसी यादव फैक्टर को कांग्रेस ने दोहराया है फिर से गुना चुनाव में। तो यहाँ से कांग्रेस जी। द्वारा प्रत्याशी, लोकसभा गुना प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव उतारे गए हैं, जी। जिनके बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वही गुना में दो विधानसभा मुख्यता लगती है यहाँ पर, गुना और बामोरी। जी ठीक। 2019 की मैं बात करूं तो गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया हार चुके थे, तब वो कांग्रेस में, तो इस बार वो बीजेपी में है और गुना सीट से प्रत्याशी हैं। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार अपना परचम लहरा पाएंगे? लगभग जीत बीजेपी के पाले में ही दिख रही है इस बार भी, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर भी मानी जा रही है, क्योंकि यादव फैक्टर जो कांग्रेस ने खेला है, कहीं ना कहीं यादव बाहुल लोकसभा गुना को माना जाता है, इसलिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है गुना में। आप यादव फैक्टर के जिक्र कर रहे हैं लगातार, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जो प्रदेश का बनाए है वो भी मोहन यादव हैं। तो क्या यादव फैक्टर मध्य प्रदेश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है? यादव फैक्टर गुना लोकसभा में एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह से केपी यादव के साथ में जिस तरीके से उनके साथ में व्यवहार के रूप में देखा गया है, तो कहीं ना कहीं यादव वोटर को रिझाने के लिए कांग्रेस ने ये यादव फैक्टर खेला गया है। और गुना लोकसभा में जिस तरह से यादव वोटर की संख्या तकरीबन 4 लाख बताई जाती है, यही कारण है कि कहीं ना कहीं यादव फैक्टर इसमें काम आएगा। तो यादव फैक्टर का जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ यादव फैक्टर की आप बात कर रहे हैं और एक तरफ मोदी फैक्टर की बात हो रही, तो किसका ज्यादा पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है? इस वक्त पलड़ा भारी तो बीजेपी के ही पक्ष में देखा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य में दोनों सरकारें बीजेपी की हैं, इसलिए पलड़ा भारी अभी बीजेपी का माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस से कड़ी टक्कर दे रही है, तो एक यादव जो बाहुल है उसके हिसाब से कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अजय आहूजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल में लगातार साध्वी प्रज्ञा का परचम एक तरह से लहराता नजर आ रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया, एक ऐसे चेहरे जिसको शायद ही कोई जानता हो, तो उसका क्या कुछ लाभ देखने को मिलेगा? जी, साध्वी प्रज्ञा की अगर बात करते तो काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उस स्वास्थ्य को ठीक न होने के कारण आलोक शर्मा काफी सुलझे हुए व्यक्ति है और कई दिनों से राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं, खुद महापौर रह चुके हैं भोपाल के। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर किस्मत आजमाई है और अब आगे देखना होगा कि आखिर जनता का प्यार उनको किस स्तर पर मिलता है और आगे क्या स्थिति बनती है। दिव्यानंद जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। क्या कुछ ग्वालियर में कांग्रेस को लेकर रुख देखने को मिल रहा है और चुनाव की तैयारियां किस प्रकार से की जा रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पूरी तरीके से जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या बेरोजगारी को लेकर हो या युवाओं को नौकरी को लेकर हो, महिलाओं को 1 लाख रुपए महीने को लेकर हो, इन सभी जो संकल्प पत्र है उन सभी लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो अगर बात करें राम मंदिर को लेकर हो, धारा 370 हटाने को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा जो वोटर्स है, जो जनता है, वो किसके ऊपर भरोसा जताती है, वो असल जो मुद्दे हैं जनता के उनको लेकर अगर वोट डालती है, या फिर जो अगर बात करें राम मंदिर को लेकर हो, धारा 370 को लेकर हो, या फिर आगे जिस तरीके से जो मोदी के जो योजना है उन योजनाओं को लेकर हो, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में असमंजस बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से तीनों ही पार्टियां टक्कर के मुकाबले में है, क्योंकि टक्कर तीनों ही पार्टियां आपस में है, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी कमजोर दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो प्रचार प्रसार तीनों पार्टियों ने किया है, तो बराबर तरीके से तीनों की सभाएं जिस तरीके से हुई हैं, तो ये तो जनता ही तय करेगी। अब जनता ही उनके किस्मत को देखेगी, किसके ऊपर भरोसा
जताती है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो जिस तरीके से निरंतर मध्य प्रदेश में टूटती जा रही है, निरंतर मध्य प्रदेश, अभी परसों की अगर बात करें तो एक विधायक भी कांग्रेस की बीजेपी में शामिल हुई, उससे पहले कई और विधायक बीजेपी में शामिल हुए, पूर्व मंत्री शामिल हुए। तो जिस तरीके से ये जो निरंतर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, वो निरंतर भाजपा में जाते जा रहे हैं, तो अब इसके बीच में तरीके से मनोबल थोड़ा सा कांग्रेस का डाउन हुआ है। तो उसी को देखते हुए कांग्रेस अभी अपनी पूरी तरीके से पूरा दम दिखाने में लगी हुई है कि जिस तरीके से जो भी सीटें अगर हम ला सकते हैं तो वो उसी तरीके से उसी रणनीति पे चल रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के निरंतर जो धुरंधर है वो ग्वालियर में लगातार, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, चाहे वो और भी प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, लगातार उनका ग्वालियर में भ्रमण होता रहा है और लगातार वो दावा करते नजर आ रहे हैं 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीत रहे हैं। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि 29 की 29 बीजेपी को देंगे या कुछ कांग्रेस के लिए भी बचेंगे। जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानंद अरगल जी। आपको बता दें कि लोकसभा की कल 93 सीटों पर मतदान किए जाएंगे, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। फिलहाल की वीआईपी विशेष में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।